जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, पीपीसी कर्व के बारे में। देखो, पीपीसी कर्व क्या होता है। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, परंतु उनसे उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित होती हैं। तो सीमित साधनों से असीमित वस्तुओं की जो विकल्पों के अधिकतम उत्पादन के समूह होता है, इनसे बना हुआ वक्र ही उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यानी सीमित संसाधनों का प्रयोग यदि हम विभिन्न विकल्प जो उत्पादन कर सकते हैं उनके अधिकतम उत्पादन करने वाले बिंदुओं को जो मिला दे तो उत्पादन संभावना वक्र बन जाता है। यानी हम सीमित साधनों का प्रयोग करके कौन कौन सी संभावनाओं को उत्पादन कर सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं, उनकी संभावना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं इनके टेक्निकल शब्दों के बारे में। देखो, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी कर्व के नाम से जाना जाता है। इसको अन्य नाम से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, रूपांतर वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या कर्व का मतलब होता है रूपांतर वक्र। ये होता क्या है, देखो, सैमुअल्सन की परिभाषा के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। इस बात को हम लोग टेबल से और ग्राफ से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छे से एग्जाम में आपके आते हैं, इसे ध्यान से पढ़ना। इसी परिभाषा को हम लोग टेबल से और ग्राफ से प्रूव करेंगे। इनकी अपवाद सीखेंगे, इनकी विशेषता पढ़ेंगे, इनका रोटेशन पढ़ेंगे, शिफ्टिंग पढ़ेंगे। देखो, पहले मान्यता मान लेते हैं। ये थ्योरी किस मान्यता पर आधारित है? मान्यता, अजम्पशन। मान्यता यानी अजम्पशन। सबसे पहली मान्यता है साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं। मान्यता बहुत जरूरी है। यदि मान्यता आप नहीं रखते हैं तो फिर सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि मान्यता ही टूट जाएगी तो वो थ्योरी प्रूव नहीं होगी। साधन सीमित होते हैं। और दूसरा, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। नंबर 3, अल्पकाल उत्पादन होता है। अल्पकाल में उत्पादन होता है। अल्पकाल में उत्पादन होता है। अल्पकाल में साधन सीमित होते हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अल्पकाल में उत्पादन होता है। तकनीकी स्थिर होता है। तकनीक स्थिर होता है। तकनीकी स्थिर होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। यदि बदलाव करेंगे तो वो शिफ्टिंग की तरफ चले जाएंगे। पांचवा, तकनीकी स्थिर होता है, रोजगार में होते हैं, पूर्ण रोजगार की दशा होती है। पूर्ण रोजगार, संसाधन क्या होते हैं? पूर्ण रोजगार में होते हैं। पूर्ण रोजगार की दशा यानी संसाधन पूर्ण रोजगार में होते हैं। ये मान्यता हमको मान के चलना पड़ेगा पूरी थ्योरी में कि संसाधन सीमित होते हैं, दो वस्तु का उत्पादन होता है, अल्पकाल की बात हो रही, तकनीकी स्थिर है, पूर्ण रोजगार की दिशा में सारे संसाधन होते हैं। यानी संसाधन एक स्थान से हटाओगे तो वहां का उत्पादन कम हो जाएगा। अब इस मान्यता के आधार पर हम टेबल बनाते हैं। देखो, मान लेते दो वस्तु, एक्स वस्तु और वाई, दो वस्तु का उत्पादन होता है। एक्स वस्तु का मान लेते हैं हम गेहूं, वाई वस्तु मान लेते हैं सरसों। सरसों बाजरा कुछ भी दो वस्तु मान लेते हैं।
इधर है संभावना। कौन कौन सी संभावना? हमारे पास संसाधन है, हमारे पास संसाधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल। किसी भी वस्तु उत्पादन के लिए संसाधन क्या होते हैं? लैंड यानी भूमि, भूमि, लेबर यानी श्रम, कैपिटल यानी पूंजी, इंटरप्रेन्योर यानी साहसी। यही साधन होते हैं उत्पादन की। ये 4 प्रमुख साधन हैं। आपसे पूछा जाए साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। इन्हें हम स्थिर मान लेते हैं। मान लेते हमारे पास भूमि 10 बीघे है, श्रम 10 है, पूंजी 10,000 रुपये है, साहसी 1 है। ये हमने संसाधन को स्थिर मान लिया। यदि हम ये सभी संसाधन एक जगह लगाते हैं, मान लो सरसों उत्पादन करते हैं तो 125 क्विंटल सरसों होता है इस खेत में, सभी संसाधन लगा दिए तो सरसों 125 क्विंटल हुआ, गेहूं 0 क्विंटल हुआ। तो हमें संभावना 1 मिली। उत्पादन की संभावना क्या है? 1। यदि हम सभी संसाधन लगा देंगे सरसों पे तो 125 होगा और गेहूं 0 होगा। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा संसाधन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, तो जब यहाँ से हटाएंगे तो पूर्ण रोजगार की दशा में, इसलिए यहाँ पर सरसों का उत्पादन कम हो जाएगा। मान लो 10 यूनिट कम हो गया और यहाँ का उत्पादन बढ़ गया 50 क्विंटल, तो ये संभावना मिला 20। अब चाहते हैं यहाँ से संसाधन हटाएं और यहाँ का उत्पादन बढ़ा दें, तो यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 75, यहाँ कम हुआ यहाँ ज़्यादा हुआ, सी कम्बिनेशन मिल गया। यहाँ हम और हटा दिए, कुछ और हटा दिए तो हो गया घट के 75। वो संसाधन हमने यहाँ लगाया तो ये बढ़ के हो गया 100 उत्पादन। यहाँ हमने घटा दिया, सारे संसाधन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो इसका उत्पादन हो गया 125 है, 150, जितना ज़्यादा लिख सको, ये क्रम है उससे बनाना है। डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल से पता क्या चला? ये संसाधन यहाँ से हटाएगा, वहाँ किया गया, इसका मतलब क्या निकल गया है? यहाँ से संसाधन हटा के यहाँ, यानी संसाधनों का कुछ अवसर लागत हुआ। अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ ले गए तो इनका अवसर कितना कम हुआ, इनके लागत कितनी लगी? भाई यहाँ से हम कुछ लेबर ले गए तो उससे 10 क्विंटल सरसों का उत्पादन घटा, तो ये जो गेहूं का 50 क्विंटल बढ़ा, तो 50 क्विंटल की अवसर लागत कितना? 10 क्विंटल सरसों। यहाँ 50 से 75 हुआ, यहाँ 50 से 75 हुआ और यहाँ 15 क्विंटल कम हुआ, तो इस 15 क्विंटल सरसों का अवसर लागत कितना हुआ? इस 25 क्विंटल गेहूं का अवसर लागत 15 किलो सरसों। ऐसे ही यहाँ हमने 25 कम किया और यहाँ 25 बढ़ा, यहाँ 75 कम किया और यहाँ 25 बढ़ा, तो यहाँ 75 क्विंटल कम हुआ और 25 किलो बढ़ा, तो 25 किलो और 25 किलो गेहूं का, 25 क्विंटल गेहूं का अवसर लागत कितना? 75 क्विंटल। तो यहाँ पर अवसर लागत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साधनों का अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। जब इकाई का निकालते हैं तो क्या होता है? सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत निकालते हैं। सीमांत अवसर लागत, ये डैश हो गया, यहाँ से यहाँ कुछ हुआ नहीं, यहाँ से यहाँ गया, कितना कितना कम हुआ? 10 इंटू कितना? 50, यहाँ से इतना कितना? 15 इंटू, यहाँ से यहाँ तो 50 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 25, 25 बढ़ा, 50 से 75 हुआ, फिर यहाँ से 25, 25 घटा, कितना बढ़ा? 25, और यहाँ पर 75 घटा, 75, और यहाँ पर बढ़ा 25। ये देखो ये लगातार बढ़ रहा है, इसकी सीमांत अवसर लागत क्या है? लगातार 10, 15, 25, 75 अवसर लागत बढ़ रहा होता है। इस दर को, ये दर जो निकलेगा इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेट, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कास्ट क्या है? ये एक्स की लागत है और ये वाई की लागत है। ये है मार्जिनल रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स, ये है मार्जिनल कॉस्ट एक्स का,
और ये है मार्जिनल कास्ट वाई का। इन दोनों का अनुपात ही होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों यानी सीमांत अवसर, कभी दो संसाधनों के उत्पादनों के सीमांत अवसर लागत का अनुपात ही क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण का दर, रूपांतरण का दर बराबर क्या होता है? दो संसाधनों के एक स्थान से दूसरे स्थान के बदलने से उनके अवसर और लागत के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? सीमांत अवसर रूपांतरण दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बढ़ रहा है। MRT क्या है? बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो अवसर लागत में क्या होता है? सॉरी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में MRT बढ़ रहा होता है और रूपांतरण की दर बढ़ रहा होता है। अब इस टेबल को ही हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या होता है? PPC कर्व, उसको हम ग्राफ से समझते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, आप ग्राफ बनाना जानते होंगे, आई होप सीख चुके होंगे कक्षा 11 में, ये 12 का सिलेबस है। एक्स अक्ष यानी इधर एक्स वस्तु और इधर वाई वस्तु, इधर कौन सी होगी? वाई वस्तु होगी इधर। एक्स वस्तु को हमने माना गेहूं, वाई वस्तु को सरसों। हम एक्स और वाई पर कुछ स्केल मान लेते हैं। मान लो इधर 25, 1 सेंटीमीटर 25 का बना लेते हैं। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 25, 50, 75, 100, 125 और 150। 25, 50, 75, 100, 125 और 150। इस टेबल को ग्राफ में पुट करते हैं। गेहूं का जब जीरो उत्पादन करते हैं, गेहूं का जीरो उत्पादन करते हैं, यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर होता है, जीरो उत्पादन करते हैं तो वाई का 125 हो जाता है। वाई का उत्पादन 125, तो पहला कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, पहली संभावना मिल गई। यदि हम दूसरी संभावना करें तो गेहूं का 50, गेहूं का 50 क्विंटल होता है और सरसों का 115, तो इसके बीच में कहीं आ जाएगा 115, हम मान लेते हैं यहीं पर। इन दोनों कॉम्बिनेशन मिला, इन दोनों को मिला देने से जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो बिंदु प्राप्त हो जाता है। ये बी कॉम्बिनेशन मिल गया। सी कॉम्बिनेशन, एक्स का 75, एक्स का 75 और एक्स का 75 और वाई का 100, एक्स का 75 और वाई का 100, ये मिल गया सी कॉम्बिनेशन। डी कॉम्बिनेशन, इसका बना डी, ये हो गया ई। डी कॉम्बिनेशन क्या है? एक्स का 100, एक्स का 100 और वाई का 75, वाई का 75 और एक्स का 100, ये डी कॉम्बिनेशन मिल गया। एक्स का 125, एक्स का 125 और वाई का 0, वाई का 0, तो ये कॉम्बिनेशन मिल गया ई का। ये जो सभी कॉम्बिनेशन है इनको मिला देते हैं, इनको मिला देने से जो वक्र बना, ये जो वक्र मिला इसी को कहते हैं पीपीसी या पीपीएफ कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ये वक्र जो तैयार हुआ है इसी को कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब इसकी परिभाषा देखो, दो वस्तुओं के ऐसे सभी उत्पादन के बिंदु जो अधिकतम उत्पादन करते हैं, तकनीकी स्थिर हो और संसाधन पूर्ण रोजगार हो, उन वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। फिर से, दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को मिला देने से वक्र जो बनता है जिस पर संसाधन पूर्ण रोजगार में हो और तकनीकी स्थिर हो, उनको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ऐसे सभी बिंदुओं के संयोग जिन पर अधिकतम उत्पादन होता हो, तकनीकी स्थिर हो, संसाधन पूर्ण रोजगार में हो, उन वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र समझ लिए, टेबल समझ लिए, उसकी परिभाषा समझिए। अब हम इसकी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता पढ़ते हैं।
उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता। इंपॉर्टेंट है बेटा, विशेषता बार बार पूछे जाता है आपसे एग्जाम। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हो, उसकी विशेषता बताओ। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये जवाब देना होगा। देखो उत्पादन संभावना वक्र ये है, इसकी विशेषता ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये उत्पादन संभावना बन के तैयार होगा A और B। उत्पादन संभावना देखो इसकी विशेषता क्या है। पहले देखो, पहली विशेषता ये बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। पहली विशेषता बाएं से दाएं नीचे नीचे गिरता हुआ होता है। पहली विशेषता नीचे गिरता हुआ होने का कारण क्या है? संसाधन पूर्ण रोजगार में है। यदि एक जगह संसाधन हटा के दूसरी जगह रखते हैं तो ये एक जहां से हटाते हैं वहां का उत्पादन गिर जाता है। इसका मतलब क्या है? संसाधन पूर्ण रोजगार में, उनका स्थान कोई किसी ने नहीं लिया, तो वो संसाधन पूर्ण रोजगार में नीचे गिरने का मतलब यही होता है कि संसाधन पूर्ण रोजगार में। दूसरा देखो, ये मूल बिंदु क्या है? ये मूल बिंदु है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इसके ये वक्र क्या है? नतोदर है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्या होता है? नतोदर। उत्पादन संभावना पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, पूरा लिखना है, नतोदर नहीं ना लिख करके उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है, पीपीसी कर्व क्या होता है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है? उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई बिंदु हो, मान लो n m हो, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई भी बिंदु अकुशल उत्पादन होता है। क्या होता है? अकुशल उत्पादन होता है, अकुशल उत्पादन होता है। और इस बिंदु के बाहर मान लो n हो रहा है, उत्पादन संभावना के बाहर कोई भी उत्पादन का बिंदु अप्राप्य होता है, अप्राप्य। अप्राप्य होता है। कैसा उत्पादन होता है? अप्राप्य। ये हमारे संसाधनों की क्षमता से बाहर है, इसलिए हम ये उत्पादन नहीं कर सकते। यहाँ पर संसाधनों का पूरा दोहन नहीं हो रहा, संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं है, अकुशल उत्पादन हो रहा है। और इस उत्पादन संभावना के प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु उठा लें, सब बिंदु क्या है? कुशल है। तो पीपीसी कर्व कर्व के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर कुशल उत्पादन, कुशल उत्पादन होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? कुशल उत्पादन होता है। एक और इंपॉर्टेंट विशेषता आप रखो, एमआरटी यानी रूपांतर दर क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है। रूपांतर दर बढ़ता हुआ होता है। रूपांतर दर का मतलब क्या है? एम आर टी बढ़ रहा हुआ होता है। एम आर टी बढ़ा, एम आर टी हमने बता दिया। एम आर टी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स बटे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई रेशियो। ये क्या होता है? बढ़ रहा होता है। ये इसकी विशेषता है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है? उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है। क्यों? तकनीकी बदलने के साथ उत्पादन संभावना वक्र शिफ्ट होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। या संसाधनों की वृद्धि या कमी होने पर भी ये बढ़ता घटता रहता है। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र में रोटेशन एंड शिफ्टिंग, खिसकाव और परिवर्तन इसमें। तो उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं होता, उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं।
इस परिवर्तन के दो उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन के दो कारण होते हैं। नंबर एक, संसाधनों में परिवर्तन, संसाधनों में परिवर्तन हो जाए। तो नंबर दो, तकनीक में परिवर्तन हो जाए। तकनीक में परिवर्तन हो जाए। देखें सबसे पहले संसाधनों में परिवर्तन होने से क्या होता है। ये आपका उत्पादन संभावना वक्र x और ये y, और ये बन गया उत्पादन संभावना वक्र। ये x अक्ष और ये y एक्सिस, ये x अक्ष और y अक्ष बन गया ए बी उत्पादन संभावना वक्र। ऐसे बनता है, आप पढ़ चुके हैं। इसमें संसाधनों के परिवर्तन से, मान लो जो संसाधन आपके पास था, लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी, ये आपके पास साधन थे, ये बढ़ जाए, संसाधनों में वृद्धि हो जाए, संसाधनों में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए से ए डैश हो जाएगा। यदि संसाधन में वृद्धि होगा तो क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। यदि संसाधन में कमी हो जाए, यदि संसाधनों में कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे उत्पादन घट जाएगा, बी से बी डबल डैश हो जाएगा, बी से बी डबल डैश हो जाएगा। देखो ये मूल उत्पादन संभावना वक्र था, ए बी क्या था, मूल उत्पादन संभावना वक्र। हमने पढ़ा संसाधन यदि वृद्धि हो जाए, संसाधनों में वृद्धि हो जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगा, बी से बी डैश हो जाएगा, ए से ए डैश हो जाएगा, दोनों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, यानी एक्स बस में वृद्धि हो जाएगी और वाई बस में वृद्धि हो जाएगी। यदि कमी हो गई तो उत्पादन एक्स का भी घटेगा और बी का भी घटेगा, एक्स का उत्पादन घट जाएगा और वाई का उत्पादन घट जाएगा। तो कहां से कहां, बी से बी डबल डैश, ए से ए डबल डैश हो जाएगा। तो संसाधनों में वृद्धि से उत्पादन संभावना वक्र बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, संसाधनों में कमी होने से अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, ये आप समझ गए। अब तकनीकी में परिवर्तन से क्या होता है, देखो नंबर दो, यदि तकनीकी में बदलाव हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र आप जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, वाई अक्ष होता है, और ये मूल बिंदु होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर बनता है, आप जानते हैं। ए और बी क्या है, उत्पादन संभावना वक्र बन गया। अब हम तकनीकी में परिवर्तन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तकनीकी में परिवर्तन। मान लेते हैं एक्स की तकनीकी तो स्थिर है, एक्स की तकनीकी में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक, सॉरी, वाई वस्तु के उत्पादन की तकनीकी स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और यक्स वस्तु की उत्पादन की तकनीकी कुशल हो जाती, अच्छी हो जाती, जैसे गेहूं की सिंचाई का साधन अच्छा हो गया, गेहूं की बीज अच्छी होगी, गेहूं की जुताई गुड़ाई और टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो इसका उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। तो वाई वस्तु का उत्पादन वही रहेगा लेकिन एक्स का उत्पादन बढ़ जाएगा, तो बी से बी डैश हो जाएगा, इतना बढ़ गया, किसके वजह से, तकनीकी कुशल के वजह से होगा। तो एक्स वस्तु की तकनीकी कुशल होने से क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, बी से बी डैश हो जाएगा। ऐसे ही यदि एक्स की तकनीकी अकुशल हो गई तो अंदर की तरफ रोटेट कर जाएगा, बी से बी डबल डैश हो गया। तकनीकी कुशल हुई तो उत्पादन बढ़ गया, तकनीकी अकुशल हुई तो उत्पादन घट गया, सिंपल सी बात है। और दूसरा, इसके उल्टा भी हो सकता है, ये है मूल बिंदु, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है आपका मूल बिंदु की ओर नतोदर वक्र कौन सा है, उत्पादन संभावना वक्र, ए भी उत्पादन संभावना वक्र बन गया। अब हम देखते हैं तकनीकी, ये कौन सी तकनीकी, एक्स की तकनीकी अच्छी थी, अब यहाँ वाई की तकनीकी अच्छी समझ लें, यहाँ की वाई की तकनीकी स्थिर थी, यहाँ पर एक्स की तकनीकी स्थिर है, ये इस डैश का मतलब है स्थिर है, जब उसके ऊपर डैश बार लगा दिया इसका मतलब स्थिर है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक्स की तकनीकी स्थिर है, एक्स की तकनीकी स्थिर है तो वही उत्पादन होगा, और यदि वाई कुशल हो जाए तो वाई का उत्पादन बढ़ जाएगा, ए से ए डैश हो गया, ए से ए डैश हो गया, यानी वाई का उत्पादन बढ़ गया, 0 ए से 0 ए डैश हो गया, और एक्स का वहीं रह गया। यदि वाई की तकनीकी अकुशल खराब हो जाए तो और उत्पादन घट जाएगा, ए डबल डैश हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तकनीकी परिवर्तन से तकनीकी अच्छी होगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा, तकनीकी घट जाएगी तो उत्पादन घट जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों की तकनीकी अच्छी हो जाए, दोनों की तकनीकी घट जाए। तो देखो, दोनों वस्तु की तकनीकी अच्छी होने से क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यह है उत्पादन संभावना वक्र। यदि दोनों की तकनीकी अच्छी होती है तो उत्पादन संभावना वक्र बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आपने यहां देखा था, इस वाले में बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दोनों की तकनीकी खराब हो गई तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं शिफ्ट, जब दोनों तरफ हो जाए। और ये डबल डैश हो गया और बी डबल डैश हो गया। तो ये है तकनीकी परिवर्तन की वजह से ये हुआ है, और यह है संसाधनों में वृद्धि की वजह से, वृद्धि और कमी की वजह से। आई होप आप उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन किस वजह से होता है ये आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और हम देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र की अपवाद पूछा जाता है। इसके अपवाद क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अपवाद, अपवाद उत्पादन, अपवाद किसका, पीपीसी का। वस्तुएं का नेचर अलग अलग होता है। जैसे अभी तक सामान्य वस्तु के बारे में पढ़ रहे थे। जब वस्तु यदि स्थानापन्न हो, स्थानापन्न हो यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो या सप्लीमेंट्री गुड्स हो, पर सब्स्टिट्यूट नियरली मिलता है, परफेक्ट तो नहीं होता कोई भी। स्थानापन्न वस्तु, यदि वस्तुएं स्थानापन्न हो, मतलब स्थानापन्न एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु, जैसे चाय एक वस्तु चाय की जगह कॉफी ले सकता है, कुछ हद तक कॉफी ले सकता है, तो हम कहा जाता है चाय कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। चाय क्या है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। चाय का स्थानापन्न वस्तु है कॉफी। तो इस केस में उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनेगा, देखो, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इधर रखते हैं चाय और इधर रखते हैं कॉफी, दो वस्तु हैं। तो देखो इसका, यदि हम कॉफी का इतना उत्पादन करते हैं तो चाय का 0 उत्पादन होता है, और चाय का इतना उत्पादन करते हैं तो कॉफी का 0 होता है। दोनों मैक्सिमम मान लेते हैं। चाय यदि 0 से लगा के n बिंदु तक हम उत्पादन करते हैं तो कॉफी 0 हो जाता है, और कॉफी 0 से लगा के m बिंदु तक उत्पादन करते हैं तो ये 0 हो जाता है। ठीक है। और यदि हम चाय इधर थोड़ा कम कर देते हैं, यहां तक ले आते हैं, तो ये यहाँ हो जाता है। यदि हम यहाँ तक इसको कम कर दें तो ये यहाँ हो जाता है, थोड़ा और कम कर दें तो ये थोड़ा और बढ़ जाता है, और ये और थोड़ा कम कर दे तो ये और बढ़ जाता है। इस तरीके से एक वक्र तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक वक्र तैयार हो जाता है, इस तरीके से एक वक्र तैयार हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुओं के बीच उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनता है, बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल का एक सीधी रेखा बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, बाएं से दाएं एक्स वाई एक सीधी रेखा बनती है, जो एम एन बनी है। एम एन रेखा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है। किस स्थिति में, स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में। तो आपसे पूछा जाता है स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनता है। एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा बाएं से दाएं नीचे ऋणात्मक ढाल वाली बनती है, और इस पर MRT1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है बता, इस पर क्या होता है, MRT1 होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है। तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा पूरक, वस्तु के
संदर्भ में पीपीसी कैसे बनता है, पूरक वस्तु के संदर्भ में पीपीसी कैसे बनता है। ये अपवाद है, जैसे आपने पढ़ा कि मूल बिंदु की ओर न तो दर होता है। अब न तो दर न होकर कौन कौन से दर होते हैं ये देखना। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु क्या है, दो वस्तु संयुक्त, जैसे ये पेन और इसके अंदर जो स्याही है, इसको पूरक वस्तु कहा जाता है। पेन स्याही, पेन और स्याही एक दूसरे के पूरक है। न पेन अपने आप में, यदि इंक हटा दे तो ये पेन बेकार हो जाएगा, और इंक ही अकेला रखे तो भी बेकार है। तो देखो पूरक वस्तु के संदर्भ में कैसे बनता है, दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तब ये सही नहीं है, एक्स और वाई। देखो मान लो हमने 10 पेन बना लिया, 10 पेन बना लिया तो 10 इंक भी बनानी पड़ेगी, तभी तो पेन की वैल्यू बनेगी, तभी तो पेन लायक बनेगा, अदरवाइज गुणवत्ता रहेगा नहीं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर। देखो संयुक्त बस चाहिए, इसलिए एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया। मान लो पेन ये 10 था, 10 इंक था, अब हम और बढ़ा लेते हैं, 20 कर देते हैं और बढ़ा देते हैं 20, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ये बी मिल गया। ऐसे ही 30 कर लेते हैं इसका और 30 कर लेते हैं इसका, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो सी कॉम्बिनेशन। इन सभी बिंदुओं को मिला दें, इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो पीपीसी बन गया, पीपीसी कर्व बन गया। किस केस में, पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, संयुक्त इस्तेमाल होते हैं, तो संयुक्त वस्तु भी कहा जाता है। तो पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु में पीपीसी कर्व कैसे बनता है, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ धनात्मक ढाल का होता है। यहां पर एमआरटी कैसे होता है, एमआरटी कैसे होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है, नहीं बदलता है, ठीक है। इन दोनों के यदि हम कास्ट निकालेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग अर्थ पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पीपीसी का अर्थ, परिभाषा पढ़ चुके हैं, टेबल पढ़ चुके हैं, टेबल पढ़ चुके हैं, ग्राफ, ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ के बाद विशेषता, विशेषता पढ़ चुके इसकी, इस ग्राफ का, पीपीसी ग्राफ का विशेषता। छठा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग रोटेशन, घुमाव या मुड़ाव आपने पढ़ लिया। और इसके बाद अपवाद, सातवां अपवाद, अपवाद इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आपको, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। आपका बड़ा सवाल आएगा तो इतना सारी चीजें लिखना है, यदि 10 15 20 नंबर में आ जाता है, 10 नंबर में आ जाता है तो ये पूरा लिखना है। कम नंबर में आता है 2 नंबर में तो इतनी बात बतानी है, 5 नंबर में आता है तो ये भी और ये भी और ये भी सब बताना है आपको। अपवाद छोड़ देने, यदि 10 नंबर 20 नंबर में आता है तो पूरी बातें आपको बतानी पड़ी, इसलिए ये पूरा चैप्टर हो गया किताब आपको जितना इस चैप्टर में पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच।